लखनऊ की सरजमी से मेरा सलाम, मेरा नमस्कार। मास्टर स्ट्रोक में आपका स्वागत है। यकीन मानिए मैं यहाँ से इस खबर को आप तक पहुँचाना नहीं चाहती थी। कोरोना की लापरवाही की खबरों के साथ मास्टर स्ट्रोक की शुरुआत नहीं करना चाहती थी, लेकिन ऐसा करना पड़ रहा है क्योंकि आपको याद होगा दूसरी लहर से पहले हमने लगातार ऐसी ही लापरवाहियों की वीडियो रिपोर्ट आपको दिखाई थी और दिखाया करते थे, आपको आगाह किया करते थे कि मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए। लेकिन जब किसी ने ना सुनी तो देश में दूसरी लहर आई, देश का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अब एक बार फिर से कुछ वैसे ही हालात दिख रहे हैं, लापरवाही की तस्वीरें दिख रही है। दूसरी तरफ देश पर ओमिक्रॉन का खतरा मंडरा रहा है। ओमिक्रॉन के अभी तक तो जो केसेस सामने आए हैं उसकी पुष्टि हुई है। कई दूसरे शहरों में बगैर पुष्टि के भी ऐसे खबरें आ रही हैं कि ओमिक्रॉन के संदिग्ध हैं, लेकिन बावजूद इसके लोग मास्क से दूरी कर चुके हैं। जो सामाजिक दूरी है उसका पालन नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी तरह का कोई डर है ही नहीं। और इसीलिए एक बार फिर से आपकी याददाश्त ताज़ा करने के लिए हमें ये तस्वीरें और ये खबर आप तक पहुंचानी पड़ेगी। मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी आपके हवाले है। कोरोना तो खत्म हो गया, मोदी ने खत्म कर दिया, फिर दूसरा लोग चालू कर, फिर देखा जाएगा कि जो धरती पे आया है तो डरेगा तो जिए कैसे। आपने मास्क नहीं लगा रखा है। हाँ मैडम, सॉरी इसके लिए। कोरोना का नया वेरिएंट आया है मैडम, आएगा, आता रहेगा और चलता रहेगा, 2-3 साल तक ये चलने वाला है ये। कभी कभी आदमी नहीं भी पहनता है, भूल भी जाता है कभी कभी। सांस घुट रही थी, उल्टी सा आने का मन हो रहा था, इसलिए थोड़ा नीचे कर लिया। Where is your mask? You know that we have corona cases in the city yet? तीन करोड़ 41,41,45,642 केस और 4,70,115 लोगों की मौत। लेकिन इसके बाद भी हम नहीं सुधरे हैं। पहली और दूसरी लहर में देश ने जो देखा वो फिर कभी नहीं देखना चाहते। कोरोना के मरीजों से भरे हुए अस्पताल, ऑक्सीजन सिलेंडर की मारामारी, एक एक इंजेक्शन की कालाबाजारी। कोई नहीं चाहता कि वो दौर फिर से लौटे, लेकिन लगता है कि लोग सब कुछ भूल गए हैं। देश की सड़कों में भीड़ का साम्राज्य फिर से लौट आया है। शहरों में भीड़, गलियों में भीड़, बाजारों में भीड़, सब्जी मार्केट में भीड़, हर तरफ सिर्फ भीड़ ही भीड़। राजनीति के समर में भी भीड़ लगाने का पूरा इंतजाम किया गया है। पार्टी कोई पीछे नहीं है क्योंकि सवाल यूपी का है। नेताओं की रथ यात्राएं हो रही हैं, विशाल रैलियां हो रही हैं, बड़े बड़े दौरे हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कोरोना को नेता और जनता घोलकर पी गए हैं, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। और यह हाल तब है जब देश में ओमिक्रॉन की एंट्री हो चुकी है। ज्यादातर को तो जानकारी नहीं है, लेकिन अगर जानकारी है भी तो लोग लापरवाही बरत रहे हैं। सर आपका नाम? मास्क क्यों नहीं पहनते? देखेंगे सवाल पूछने पर कुछ लोग मास्क पहन लेते हैं। मास्क कहाँ है सर? खांसी हो रही है आप? नहीं मैम, मास्क तो है। मास्क कहाँ है? तो देखेंगे जवाब नहीं होता है कि मास्क कहाँ है। कई सारे लोग आपको ऐसे भी दिखाई देंगे जो कैमरा देखने पर मास्क पहन रहे हैं। एबीपी न्यूज़ की भी आपसे अपील है कि कोरोना वायरस का जो वेरिएंट ओमिक्रॉन लगातार बढ़ता जा रहा है विश्व में, उसे ध्यान रखते हुए अपना ध्यान रखें, मास्क लगाएं। ऐसा लग रहा था कि लोगों ने मास्क को त्याग दिया है। कैमरा देखते ही मास्क लगा रहे थे। बहुत से तो ऐसे थे जिनके पास मास्क ही नहीं था। भाई साहब, मास्क क्यों नहीं लगाया आपने? लो जी, अब लगा रहे हैं कैमरे के आगे। डर नहीं लगता कोविड के नए वेरिएंट आ गए उससे? चलो जी, आगे से ध्यान रखेंगे हम। क्यों नहीं लगाया? कोरोना का नया वेरिएंट आया है। मास्क लगा लेंगे, ले रखा हाथ में देखो। मास्क अभी जब जीना चढ़ा मैं सांस फूलने लगी थी, बस मैं आया हूँ, लगा के ही आ रहा था। एक्चुअली मैं पानी ये भी पी रहा था ना, इसलिए मास्क नहीं लगाया। मैं मास्क लगा ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मैम। जल्दीबाजी में भूल गया हूँ, इसलिए मैं खरीद रहा हूँ। अच्छा, अभी खरीद रहे हैं आप? शहर कोई भी हो,
स्थिति नहीं बदलती। अब तो हर शहर में सब कुछ सामान्य हो गया है। ये मुंबई है, सड़कों पर पहले की ही तरह भारी भीड़ है। बहुत से लोगों ने मास्क लगाया है, लेकिन ऐसे भी हैं जिनके पास मास्क नहीं है, या है भी तो सही ढंग से नहीं लगाया। मास्क लाया तो नहीं गया, ट्रेन में गिर गया पीछे से, इसलिए रुमाल लगा लिया सेफ्टी के लिए। पहनते हैं। कौन सा वायरस? अरे तो बहुत सब लोग बोलते हैं नया वायरस नया, कभी हर वक्त हर नया साल आता है वायरस ही आता है। मैं वैक्सीन तो लगवाया, मास्क क्यों जरूरी है? सांस फूलने लगती है, दम घुटने लगती है। अब आपको उस कर्नाटक की राजधानी का हाल दिखाते हैं, जहां ओमिक्रॉन वेरिएंट के 2 केस निकले हैं। ये बेंगलुरु का मड़ीवाला मार्केट है। यहाँ भी ऐसा ही लगता है कि कोरोना बीते जमाने की बात है। कर्नाटका में साउथ अफ्रीकी वेरिएंट ओमिक्रॉन के 2 केसेस डिटेक्ट हुए हैं। इस बीच सरकार जो है वो लोगों से लगातार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और मास्क जरूर पहनने की अपील कर रही है। और इसी का रियलिटी चेक करने के लिए हम पहुंचे हैं बेंगलुरु के मड़ीवाला मार्केट। और यहाँ की अगर तस्वीरें आपको दिखाएं तो देख सकते हैं आप कि किस तरह से दूसरी लहर जैसी खौफनाक मंजर के बाद भी लोग जो है इससे कोई सबक नहीं सीखे हैं। यहाँ पर जितनी दूर भी अगर आप नजर घुमाएंगे वहाँ पर आपको केवल वही लोग दिखाई देंगे जो मास्क नहीं पहने हुए हैं या हमारा कैमरा देखकर मास्क पहन रहे हैं। मास्क क्यों नहीं पहना आपने? अभी निकाल दिया। क्यों निकाला? आपको पता नहीं है कोरोना केसेस अभी भी चल रहे हैं? मास्क। Don't you know that we have corona cases in the city yet? Okay. Sorry, ma'am. Don't you know that mask has to be worn like this? Yeah, I can't. Aren't you aware? You can't breathe. Everyone has to breathe, right? But don't you know that COVID cases are still on? Yeah, I know. बड़े शहरों में तो फिर भी 2-4 लोग मास्क में दिख जाते हैं। छोटे शहरों में तो और बुरा हाल है। ये वाराणसी है, जहां लोगों ने मास्क तो नहीं लगाया, लेकिन न लगाने के बहानों की भरमार है। हर कोई ज्ञानी है। क्या नहीं माने तो क्या करें? पिन भी जनता को लोग हम लोग बोलते हैं मास्क लगाने, हम खुद नहीं लगाए हैं दुकान पे भी। तो आपने क्यों नहीं लगाया? हम लगा के उठा के दुकान पर रख दिए हैं। कोरोना तो खत्म हो गया, मोदी ने खत्म कर दिया, फिर दूसरा लोग चालू कर, फिर देखा जाएगा। तो धरती पे आया है तो डरेगा तो जिए कैसे? ये तो आम लोग हैं, लेकिन जब नेता खुद ही लापरवाही कर रहे हैं तो फिर इनका क्या? अरविंद केजरीवाल की पार्टी को भी इस बार यूपी में विधानसभा चुनाव लड़ना है, इसलिए उन्होंने दिल्ली के बुजुर्गों को कोरोना के खतरे के बीच आज अयोध्या भेजा, जो वहां बन रहे राम मंदिर के दर्शन करेंगे। तो लोग रैपर सेफ्टी से जाएंगे, सैनिटाइजर लिया हुआ है, मास्क नहीं उतारेंगे, कहीं टच करेंगे हाथ धोएंगे। उसका कोरोना कोई डर नहीं हमने, नहीं कोई डर नहीं है। सब मालिक में तो मेर फेरेगा। हाँ, निडर होके जा रहे हैं। क्या कहेंगे मुख्यमंत्री के लिए? मुख्यमंत्री के लिए अर्जी लगाएंगे। सभी यहाँ दिल्ली में तो इतना है नहीं जी, दिल्ली में इतना है नहीं। और बाकी अगर राम भरोसे है जी, भगवान मालिक है। डॉक्टर लगातार कह रहे हैं कि किसी भी तरह के वायरस से बचने का तरीका सिर्फ एक है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और मास्क लगाना, और यही नहीं हो रहा। वैसे तो देश में अभी सिर्फ ये जो कर्नाटक के 2 मरीज हैं वो ओमिक्रॉन वेरिएंट से उनकी पुष्टि हुई है, लेकिन खतरा पूरे देश में मंडरा रहा है। कश्मीर से लेकर केरल तक ओमिक्रॉन वेरिएंट के संदिग्ध मरीज अब सामने आ चुके हैं। इनके सैंपल्स लिए जा चुके हैं, जिनकी जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है। लेकिन इससे भी बड़ा खतरा वो संदिग्ध हैं जो प्रशासन के राडार पर तो हैं, लेकिन लाखों कोशिशों के बावजूद प्रशासन उनका पता ही नहीं लगा पा रहा है। देश की संसद में भी आज ओमिक्रॉन पर बहुत लंबी बहस छिड़ी। स्वास्थ्य मंत्री ने इस खतरनाक वेरिएंट से मुकाबले को लेकर सरकार का ब्लूप्रिंट जो है वो देश के सामने रखा। केंद्र सरकार ने ओमिक्रॉन से निपटने की तैयारियां क्या कर रखी है, इसे लेकर आपके राज्य और शहर में कौन कौन से नियम लागू किए गए हैं, ये जानने के लिए अब बहुत ध्यान से हमारी इस अगली रिपोर्ट को देखिए, क्योंकि आपके शहर, आपके राज्य का भी इसमें जिक्र होगा। साउथ अफ्रीका से वाया दुबई से आने वाली 19 साल की एक महिला, उसमें ओमिक्रॉन वेरिएंट पॉजिटिव पाया गया।
उनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री ली गई तो उन्होंने बताया कि रिलेटिव हैं जो 25 तारीख को भारत आए हैं, वो साउथ अफ्रीका से भारत आए हैं। ये छोटा सा ट्रेलर आपको डराने नहीं बल्कि सावधान करने के लिए है। ओमिक्रॉन संक्रमित भले ही अभी सिर्फ बेंगलुरु में मिले हैं, लेकिन संदिग्ध संक्रमित देश के कई हिस्सों में हैं। संदिग्ध मरीजों के आधार पर जयपुर ओमिक्रॉन का हॉटस्पॉट बन सकता है, क्योंकि जयपुर में एक ही परिवार के 4 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये परिवार पिछले हफ्ते ही दक्षिण अफ्रीका से लौटा था, जिसके बाद 12 लोग इस परिवार के सदस्यों के संपर्क में आए। अब इनके संपर्क में आने वाले 5 लोग भी पॉजिटिव हो गए। इस तरह से कुल 9 लोगों के ओमिक्रॉन से संक्रमित होने का अंदेशा है। फिलहाल सभी पॉजिटिव सैंपल को ओमिक्रॉन वेरिएंट की जांच के लिए भेजा गया है। खुद गाइडलाइन के अकॉर्डिंग उनको तुरंत घर से उनको हमारे इंस्टीट्यूट पे RUHS में उनको आइसोलेट किया गया है, और उनकी जो सैंपल हैं पॉजिटिव सैंपल चारों, वो जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए SMS भेज दिए गए हैं। अभी भेजे हैं, उस पर जीनोम सीक्वेंसिंग लगेंगे। उसके बाद जो उनकी रिपोर्ट की जांच रिपोर्ट की रिपोर्ट आएगी, उस आधार पर तय होगा कि कौन सा वेरिएंट है जो इनमें पाया गया है। राजस्थान के अलावा भी देश के कई राज्यों में ऐसे लोगों की पहचान की गई है जो ओमिक्रॉन से संक्रमित हो सकते हैं। ऐसे लोगों के सैंपल अब जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जा चुके हैं, जिससे ये पता चलेगा कि ये ओमिक्रॉन वेरिएंट के शिकंजे में है या नहीं। महाराष्ट्र में अब तक 28 सैंपल ओमिक्रॉन वेरिएंट की जांच के लिए भेजे जा चुके हैं। इसमें मुंबई के 9 सैंपल हैं और ये सभी विदेश से हैं। इसके अलावा दिल्ली में 8, गुजरात में 1, हैदराबाद में 1 और जयपुर में 9 सैंपल की जांच ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए की जा रही है। इसके अलावा श्रीनगर से 1 और त्रिचनापल्ली से भी 1 सैंपल की जांच जारी है। ज़्यादातर जो पेशेंट्स हैं हमारे पास UK से आए हैं और यूरोप से आए हैं, और ज़्यादातर पेशेंट्स हैं वो स्टेबल हैं। कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स नहीं है, कोई उनको ICU की आवश्यकता नहीं है। एंड वी हैव एडमिटेड दीज पेशेंट्स इन द स्पेशल वार्ड। ओमिक्रॉन को लेकर सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। इस मामले पर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने सदन को ओमिक्रॉन से जुड़ी डिटेल जानकारी दी। उन्होंने देश को भरोसा दिलाया कि ओमिक्रॉन से निपटने के लिए सरकार की तैयारी पूरी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 25 नवंबर 2021 को भारत सरकार के उच्च अधिकारियों के साथ ओमिक्रॉन वेरिएंट पर एक बैठक की। 28 नवंबर को रिवाइज्ड एडवाइजरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रैवल जारी की गई और 1 दिसंबर को लागू भी हो चुकी है। और जिन देशों में ओमिक्रॉन वेरिएंट पाया गया, ऐसे देशों को एट रिस्क श्रेणी में रखा गया है। सरकार के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द वो लोग हैं जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री या कॉन्टैक्ट ओमिक्रॉन संक्रमित होने की ओर इशारा कर रही हैं, लेकिन ये लोग लापता हैं। स्थानीय प्रशासन की लाख कोशिशों के बावजूद ये संदिग्ध हेल्थ एजेंसियों के संपर्क में नहीं आ पा रहे हैं। अब तक मिले डेटा के मुताबिक कर्नाटक में 10 ऐसे लोग लापता हैं जो ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित हो सकते हैं। कर्नाटक के अलावा आंध्र प्रदेश में भी 30 ऐसे लोगों की तलाश है जिनके ओमिक्रॉन से संक्रमित होने का खतरा है। ABP न्यूज ऐसे लोगों से अपील करता है कि वो तुरंत स्थानीय स्वास्थ्य एजेंसियों से संपर्क करें ताकि उनका भी इलाज हो और इसे फैलने से रोका जा सके। Within night 12 o'clock, we will trace and track and test must be done. We are given the instructions to our BBMP and health officers. इन संदिग्धों की तलाश इनके कांटेक्ट के जरिए की जा रही है। प्रशासन बार बार अपील कर रहा है। साथ ही इन राज्यों में कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है। देखिए, ओमिक्रॉन के 2 मरीजों की पुष्टि होने के बाद आप समझ सकते हैं कि कितना प्रेशर पूरे देश में सरकारों पर पड़ा होगा, और इसीलिए एक्शन में भी आई है। हर जगह कोरोना से निपटने के लिए नए नियम लागू कर दिए गए हैं। हर जगह से मतलब है हर राज्य में। सबसे पहले बात मैं देश की राजधानी दिल्ली की करना चाहती हूं, क्योंकि दिल्ली सरकार ने अब ये ऐलान कर दिया है कि ओमिक्रॉन से निपटने के लिए 30,000 ऑक्सीजन बेड्स का इंतज़ाम किया गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि 10,000 ICU बेड भी अलग कर दिए गए हैं हालात से निपटने के लिए, और विदेश से जितने भी आने वाले हैं उनकी सघन जांच की जा रही है। ये दिल्ली में हो रहा है। अब ज़रा उत्तर प्रदेश की तरफ रुख कीजिए। मैं वहीं की राजधानी लखनऊ में मौजूद हूँ। यहाँ एयरपोर्ट पर केंद्र सरकार की गाइडलाइन सख्ती से लागू कर दी गई है। एयरपोर्ट पर जो भी यात्री है लक्षण के साथ अगर नज़र आ रहा है तो RT-PCR उसका किया जा रहा है फ़ौरन। हाई रिस्क वाले जितने भी देश हैं जहां पर ओमिक्रॉन वायरस फैल गया है,
वहाँ से आ रहे लोगों को अनिवार्य तौर पर क्वारंटीन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बाद अब ज़रा महाराष्ट्र का रुख कीजिए। बहुत झेला उसने भी कोरोना की दूसरी वेव में। ऐलान कर दिया वहाँ की सरकार ने कि दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना और जिम्बाब्वे से आने वाले लोग जो हैं वो 7 दिन तक आइसोलेटेड रहेंगे, बहुत अनिवार्य तौर पर। गुजरात सरकार ने भी हाई रिस्क देशों के जो पैसेंजर्स हैं उनकी जांच अनिवार्य कर दी है, यानी ज़रूरी कर दी है, वो होना ही होना है। पश्चिम बंगाल की अगर मैं बात करूं तो वहां कोविड की सभी पाबंदियों को 15 दिसंबर तक के लिए अब बढ़ा दिया गया है। जैसे रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक जितनी भी ज़रूरी सेवाएं हैं उन्हें छोड़कर सारी एक्टिविटीज़ बंद कर दी गई है, 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक। तो ये तो अलग अलग राज्यों ने जो दिशा निर्देश लागू किए हैं वो। बिहार सरकार, वहाँ राज्य के अस्पतालों को हाई अलर्ट कर दिया गया है और नालंदा मेडिकल कॉलेज में 100 बेड अलग कर दिए गए हैं इसी से निपटने के लिए। और आज ही केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने एक बार फिर से सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को चिट्ठी लिखी है और सारे जो दिशा निर्देश हैं वो दे दिए हैं। केंद्र के निर्देशों में ये कहा गया है कि सभी राज्य अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए जारी नियम को सख्ती से लागू करवाएं, हवाई यात्रियों की सघन जांच हो, टेस्टिंग को बहुत ज़्यादा लेवल उसका बढ़ा दिया जाए, तेज़ी से उसे किया जाए और जीनोम सीक्वेंसिंग में भी तेज़ी लाई जाए, ये चिट्ठी में लिखा गया है। केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन को और तेज़ करने पर जोर दे दिया है। ये कहा गया है कि सभी राज्यों से सुनिश्चित हो कि कोविड नियमों का पालन हो और सख्ती से पालन किया जाए, क्योंकि कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर भारत समेत पूरी दुनिया इस वक्त हाई अलर्ट मोड में आ गई है। ओमिक्रॉन से फिर से जो ये अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही थी उससे धक्का लग सकता है और इसके संकेत साफ तौर पर आने शुरू हो गए हैं। कैसे? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट की तरफ से एक रिपोर्ट जारी हुई है और उस रिपोर्ट के मुताबिक ओमिक्रॉन से पूरी दुनिया भयंकर महंगाई की चपेट में आ सकती है, क्योंकि पाबंदियों से ग्लोबल सप्लाई चेन एक बार फिर से टूट जाएगी और इसीलिए वैश्विक मंदी के खतरे से भी इनकार इस बार नहीं किया जा रहा है। पूरी दुनिया में बेरोजगारी बढ़ने का खतरा साफ तौर पर मंडराता हुआ नजर आ रहा है। भारत की विकास दर पर भी ओमिक्रॉन के झटके दिखने शुरू हो गए हैं। 2021-22 के लिए भारत की अनुमानित विकास दर में गिरावट के संकेत मिल रहे हैं रिपोर्ट के लिहाज से। ओमिक्रॉन से पहले 2021-22 के लिए भारत की जो अनुमानित विकास दर थी वो 9.7%, 9.7% थी। अब घटकर वो 9.4% कर दी गई है। ओमिक्रॉन की वजह से ग्लोबल इकोनॉमी पर खतरा जो मंडरा रहा है वो कोविड के खतरे से ज़्यादा है, समझ लीजिए, क्योंकि खतरा जो मंडरा रहा है वो तीसरी मर्तबा लोगों को परेशान करेगा। अमेरिका जैसे बड़े देश पाबंदियां एक बार फिर से शुरू कर चुके हैं। इजराइल और जापान अपनी सीमाएं बंद कर चुके हैं। ब्रिटेन की अगर मैं बात करूं तो वहां हर रोज़ आवाजाही से जुड़े नए नियम लागू हो रहे हैं, उसे सख्त किया जा रहा है। एक बार फिर से दुनिया भर में यात्राएं पाबंदियों के शिकंजे में आनी शुरू हो गई है। ये पाबंदियां ज़्यादातर अमीर मुल्कों ने शुरू की है। इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर असर पड़ना शुरू हो गया है, वो दिख भी रहा है। सप्लाई चेन डिस्टर्ब होना शुरू हो चुकी है, दिख रही है। और अगर हालात नहीं संभले तो ग्लोबल इकोनॉमी की सूरत बिगड़ने में किसी कीमत पर देर नहीं लगेगी। अगर हम अभी नहीं संभले तो फिर बहुत बहुत देर हो जाएगी। हमने आपको कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट की हर खबर दिखाई। दहशत पैदा पूरी दुनिया में हो गई है, बताया है। नए वेरिएंट से साउथ अफ्रीका ही नहीं पूरी दुनिया जो है वो जूझ रही है। पहले जो बीटा वेरिएंट था वो भी साउथ अफ्रीका से ही आया था। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों हुआ? जवाब है वैक्सीन डिस्पैरिटी, यानी वैक्सीन का दुनिया के बाकी मुल्कों में जो वितरण होना चाहिए था वो सीधे लेवल पर हुआ नहीं है। लेकिन अगर वो हो जाता तो आप यकीन मानिए हम बच सकते थे ओमिक्रॉन से। देखिए, कोरोना का जिक्र हो रहा था, ओमिक्रॉन वेरिएंट ने एक बार फिर से पूरी दुनिया में दहशत पैदा कर दी है। आपको याद होगा ब्रेक से पहले मैं ये बता रही थी कि दक्षिण अफ्रीका से ये फैला है। पहले जो वो बीटा वेरिएंट था वो भी साउथ अफ्रीका से ही आया था। अब सवाल है कि ऐसा क्यों हो रहा है?
जवाब मैंने जो दिया था कि वैक्सीन डिस्पैरिटी है, यानी वैक्सीन का दुनिया में असमान वितरण, समान रूप से वितरण ना हो पाना। रिपोर्ट्स ये बताती है कि जो देश अमीर थे उन्होंने अपने ज़्यादातर नागरिकों को वैक्सीन लगवा दी, लेकिन जो गरीब देश है उनके पास वैक्सीन पहुंच ही नहीं पाई। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि जब तक सबको वैक्सीन नहीं लगेगी, कोरोना से पूरी तरह से मुक्ति आप पा ही नहीं सकते। एक भी बचा, दुनिया मुश्किल में। कोरोना है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक के बाद एक नया वेरिएंट आता है और लोगों में डर पैदा कर जाता है। इस बार भी ओमिक्रॉन वेरिएंट के रूप में यही हुआ है। दक्षिण अफ्रीका से आने वाले हर शख्स पर कड़ा पहरा है, पैनी नजर है। अब सवाल यह है कि दुनिया में कोरोना का जो खतरा एक बार फिर बढ़ रहा है, इसके पीछे की असल वजह क्या है? एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसकी सबसे बड़ी वजह है वैक्सीन डिस्पैरिटी, यानी वैक्सीन का दुनिया में असमान वितरण। असमान वितरण का मतलब है कि जनसंख्या के आधार पर दुनिया भर के देशों में वैक्सीन का बंटवारा एक जैसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो देश अमीर थे उन्होंने ज्यादा वैक्सीन खरीद ली और गरीब देशों को वैक्सीन मिली ही नहीं। गरीब देशों तक वैक्सीन पहुंचाने का जिम्मा WHO और गावी नाम की संस्था ने मिलकर उठाया था। इसके लिए कोवैक्स नाम का ग्लोबल वैक्सीन शेयरिंग सिस्टम बनाया गया। इसका एकमात्र मकसद था गरीब देशों को वैक्सीन उपलब्ध कराना, लेकिन ये पूरी तरह फ्लॉप हो गया। कोवैक्स के जरिए दिसंबर तक गरीब देशों को 200 करोड़ डोज का टारगेट था, लेकिन नवंबर तक सिर्फ 58 करोड़ डोज की सप्लाई हुई है। यानी कोवैक्स अपने टारगेट में से सिर्फ 1/4 लोगों तक ही वैक्सीन उपलब्ध करा पाया। इसकी नाकामी साफ झलकती है। अमीर और गरीब देशों में वैक्सीन के बंटवारे का सबसे बड़ा अगर कोई भुक्तभोगी है तो वो हैं अफ्रीकी देश। गरीब होने की वजह से अफ्रीकी महाद्वीप के करीब 125 करोड़ लोगों को वैक्सीन डिस्पैरिटी का शिकार होना पड़ा है। अफ्रीकी महाद्वीप में 30 से ज्यादा देशों में सिर्फ 10% वैक्सीनेशन हुआ है। पूरे अफ्रीकी महाद्वीप की बात करें तो सिर्फ 7% वैक्सीनेशन हुआ है। सबसे ज्यादा मोरक्को में 62% लोगों को वैक्सीन लगी है। अफ्रीकी महाद्वीप में बेहद कम वैक्सीनेशन होना भी नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के लिए जिम्मेदार हो सकता है, क्योंकि इससे पहले जो बीटा वेरिएंट आया था वो भी अफ्रीका से ही आया था। यहां सवाल ये उठता है कि अमीर और गरीब देशों में वैक्सीनेशन वितरण को लेकर इतना अंतर क्यों है और WHO इसमें फेल क्यों हुआ? WHO ने गावी के साथ मिलकर कोवैक्स बनाया तो इसलिए था कि गरीब देशों को वक्त पर और जरूरी मात्रा में वैक्सीन पहुंचाई जा सके, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दरअसल जब कोरोना की दूसरी लहर ने दुनिया भर में तबाही मचानी शुरू की तो उन देशों ने सबसे पहले अपनी आबादी को वैक्सीनेट करने पर जोर दिया। वैक्सीन को डोनेट करना बेहद कम कर दिया, क्योंकि उन्हें अपने लोगों को पहले देखना था। इसके अलावा अमीर देशों ने ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन खरीदकर स्टॉक में रखना शुरू कर दिया, क्योंकि उनके अपने नागरिकों की हालत खराब हो रही थी। गरीब देश अमीर देशों के वैक्सीन डोनेशन पर निर्भर थे, खरीदने की हालत में नहीं थे, इसीलिए उन्हें वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पाई। इस वक्त अगर दुनिया के बड़े देशों में वैक्सीनेशन के आंकड़ों को देखें तो आपको बात आसानी से समझ आ जाएगी। वैक्सीन के सिंगल डोज की बात करें तो भारत में 85%, अमेरिका में 70%, चीन में 88% और ब्रिटेन में 76% लोगों को सिंगल डोज वैक्सीन लग चुकी है। भारत में 50%, अमेरिका में 59%, चीन में 77% और ब्रिटेन में 69% लोग फुली वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। बूस्टर डोज की बात करें तो भारत में ये अभी नहीं लगा है, जबकि अमेरिका में 12%, चीन में 5% और ब्रिटेन में 27% लोगों को बूस्टर डोज लग चुकी है। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया के 79%, कनाडा के 81%, इजराइल के 70% और फ्रांस के 77% लोगों को सिंगल डोज वैक्सीन लग चुकी है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के 74%, कनाडा के 77%, इजराइल के 64% और फ्रांस के 70% लोग फुली वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया के 2%, कनाडा के 3%, इजराइल के 45% और फ्रांस के 10% लोगों को बूस्टर डोज भी लग चुकी है। अफ्रीकी महाद्वीप में वैक्सीनेशन की कमी की 2 वजह हैं। पहली, वैक्सीन स्टोरेज की कमी, यानी जो इंतजाम वैक्सीन को स्टॉक करने के लिए होने चाहिए उसकी बेहद कमी थी, और दूसरा, वहां के लोगों की वैक्सीन न लगवाने की जिद। अफ्रीकी महाद्वीप के देशों की सरकारों के सामने ये सबसे बड़ी दिक्कत है, लोग वैक्सीन लगवाना ही नहीं चाहते। सरकार की तरफ से लगातार कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन लोग आगे ही नहीं आ रहे। I think I want to say
basazophila sebezitshelile nje ukuthi nje noma yini makwenzeke abasena hope ukuthi le variant efikayo lena isezawuba khubaza kufana naleyana ya before. लेकिन ये वजह वैक्सीन के नहीं मिलने के सामने बेहद छोटी है। वैक्सीन डिस्पैरिटी ही बड़ी वजह है। अगर लोगों को वैक्सीनेट नहीं किया जा सका तो कोरोना के नए वेरिएंट लगातार आते रहेंगे और पूरी दुनिया पर कोरोना का खतरा ऐसे ही मंडराता रहेगा। और अगर आपने भी वैक्सीन नहीं लगवाई है तो प्लीज़ जाइए वैक्सीन लगवाइए। आज माइक्रो ब्लॉगिंग साइट कू पर भी हमारा सवाल ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे पर ही मौजूद था। हमने #स्टॉप ओमिक्रॉन पर यह पूछा कि ओमिक्रॉन को फैलने से रोकने के लिए हमें करना क्या चाहिए। इसके जवाब में कू रिएक्शन ऑफ द डे के लिए हमने कू यूज़र अनीता चौहान की राय को चुना है, जिन्होंने साफ तौर पर ओमिक्रॉन को लेते हुए लिखा है कि भीड़ में ना जाएं, मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी रखें। सबसे बड़ी बात यह है कि वैक्सीन ज़रूर लगवाएं और यही अंतिम सत्य है आज की तारीख में। आप भी मास्टर स्ट्रोक की स्टोरी में अपनी राय अगर देखना चाहते हैं तो कू पर @ABP न्यूज़ के हैंडल को आप फॉलो कीजिए। वहाँ पर दिन भर की एक बड़ी खबर, उस पर हैशटैग का इस्तेमाल करते हुए हम सवाल पूछते हैं, अपनी राय पहुँचाइए और हम कोशिश करेंगे कि वो राय देश तक पहुँचे मास्टर स्ट्रोक के ज़रिए। अब ज़रा बात उत्तर प्रदेश की, जहाँ मैं मौजूद हूँ। चुनाव ही चुनाव, यही अभी आपको यहाँ पर नज़र आएगा। लेकिन चुनाव शुरू हो, जुमलेबाजी, आरोप, एक दूसरे पर प्रत्यारोप, आरोप प्रत्यारोप ना लगे, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर यूपी चुनाव में भगवान राम आए और अब भगवान कृष्ण की एंट्री ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? बीजेपी भगवान कृष्ण को अपने पाले में खींच रही है। अखिलेश यादव उन पर अपना दाव कर रहे हैं। अपनी खोई हुई ज़मीन जो उन्हें वापस लेनी है वो ये जानते हैं। उनकी चुनावी रैलियों में काफ़ी भीड़ दिखाई दे रही है, लेकिन सवाल यही है कि क्या ये भीड़ वोट में तब्दील हो पाएगी? क्या भगवान राम या फिर भगवान कृष्ण, इन दोनों भगवानों की आस्था का फ़ायदा अखिलेश को मिल पाएगा? अयोध्या में तो निर्माण जारी है, मथुरा की तैयारी है। भगवान कृष्ण हम सबके हैं। भगवान को वही याद करता है जो तकलीफ और परेशानी में होता है। खाली पेट में होते भजन गोपाला। उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले भगवान राम के साथ साथ अब भगवान कृष्ण की एंट्री भी हो गई। ये राजनीति का हम कर रहे हैं तो हम मंदिर निर्माण की बात कर रहे हैं। बीजेपी ने कृष्ण को याद किया तो यदुवंश के अखिलेश यादव भला कैसे चुप रहते? भगवान कृष्ण हम सबके हैं। कोई ऐसा नहीं यहाँ होगा पंडाल में या यहाँ पर जो भगवान कृष्ण को नहीं मानता। हम तो इतना ही जानते हैं कि भगवान को वही याद करता है जो तकलीफ और परेशानी में होता है। अखिलेश ने जब भगवान कृष्ण का जिक्र किया तो बीजेपी की तरफ से उन्हें जिन्ना की याद दिलाई गई। आपको जिन्ना मुबारक है, हमें राम और कृष्ण मुबारक है। कुल मिलाकर यूपी चुनाव में हर वो कोशिश की जा रही है जिससे वोट अपनी तरफ खींचे जा सके। अखिलेश यादव भी अपनी रैलियों के जरिए यही करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी रैलियों में अच्छी खासी भीड़ देखी जा रही है। चुनाव में राम और कृष्ण का जिक्र होने के सवाल पर अखिलेश कह रहे हैं कि बीजेपी का बुरा वक्त आ गया है, इसीलिए उन्हें भगवान की याद आ रही है। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि अयोध्या हो गया, काशी हो गया, अब मथुरा की बारी है। ये उस समय भगवान याद आ रहे हैं इन्हें, जिस समय इन्हें अपना काम बताना था। जो लोग काम नहीं गिना पा रहे हैं वो भगवान को याद करते हैं, और जब इंसान तकलीफ, परेशानी, दुख में होता है, संकट में होता है, तब भगवान याद आते हैं। तो ये भगवान इसलिए याद आ रहे हैं क्योंकि जनता रूपी भगवान इस बार लोकतंत्र में इन्हें हटाने जा रही है और साफ करने जा रही है। हालांकि अखिलेश भी भगवान को याद करने में पीछे नहीं है। वो ये बताना बिल्कुल भी नहीं भूले कि मंदिर तो उनके घर में भी है और अयोध्या में जब राम मंदिर बन जाएगा तो वो दर्शन करने जरूर जाएंगे। वो आपसे पूछते हैं सवाल, अयोध्या जाएंगे कि नहीं जाएंगे? मैंने कहा कि अयोध्या जाऊंगा, भगवान श्री राम के घर पे भी मंदिर है, वहाँ के भी दर्शन करता हूँ, और जिस समय मंदिर बनकर के तैयार हो जाएगा
भगवान श्री राम के मंदिर में भी जाऊंगा मैं और साथ में दक्षिणा भी दूंगा। जाहिर है अखिलेश के लिए भी राम मंदिर या फिर भगवान कृष्ण से दूरी बनाना चुनावी माहौल में मुमकिन नहीं है। इसीलिए बीजेपी की तरफ से जवाब देते हुए उन्हें जिन्ना के नाम की याद दिलाई गई। कहीं हम राम का नाम लेते हैं या कृष्ण का नाम लेते हैं, उनको आपत्ति होती है और कहते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। जिन्ना का आप नाम लेते हो, आपको जिन्ना मुबारक है, हमें राम और कृष्ण मुबारक है। उधर केशव मौर्य पहले ही मथुरा में कृष्ण मंदिर वाला कार्ड खेल चुके हैं। अयोध्या में तो निर्माण जारी है, बाबा विश्वनाथ जी के भव्य कॉरिडोर का निर्माण जारी है, मथुरा की तैयारी है। ये राजनीति का हम कर रहे हैं तो हम मंदिर निर्माण की बात कर रहे हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव में भगवान राम और भगवान कृष्ण किसकी मदद करते हैं। तो लगातार उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मी की हर खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे, ये हमारा वादा है, क्योंकि चुनाव मतलब एबीपी न्यूज़। दोनों ही नौकाओं को कब्जे में ले लिया गया है। 18 लोग इस बोट में सवार थे जिन्हें कोस्ट गार्ड ने शिकंजे में ले लिया है। पाकिस्तानी बोट को कोस्ट गार्ड ने कब्जे में ले लिया है। यानी ये इस वक्त की बड़ी खबर। इंडियन कोस्ट गार्ड ने गुजरात के ओखा में ये 2 बोट्स में मौजूद लोगों को और इस बोट को अपने शिकंजे में ले लिया है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ये बता दूं आपसे कि इनसे पूछताछ जारी है, इनसे पूछताछ की जा रही है कि क्यों और किस पर्पस से ये दाखिल हुए हैं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।